हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रूस्टर लॉ। तो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी का पार्ट है। इसमें डिस्कस कर रहे हैं ब्रूस्टर लॉ। तो हम देखना चाहेंगे कि क्या कहा ब्रूस्टर ने, ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है। बेसिकली मेलस ने 1808 में क्या किया था, इस फिनोमेना को किया था कि उसने एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के ऊपर, माध्यम के ऊपर जो हमारी लाइट है, अनपोलराइज लाइट, उसको इम्पोज किया और बार बार जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है और रिफ्लेक्टेड लाइट है इसका बार बार अध्ययन किया। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे उसने क्या देखा कि जब एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है इसका, तो ये जो लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस कन्फाइंड हो जाते हैं। मीन्स रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, जो रिफ्लेक्टेड है, वो तो बन जाती है कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड और इलेक्ट्रिक वेक्टर उसके क्या हो जाते हैं, प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर, ऐसे जस्ट दिस साइड, ऐसे इलेक्ट्रिक वेक्टर कन्फाइंड होते हैं। ये ई है, ई की डायरेक्शन इसके अंदर रिफ्लेक्टेड में। और रिफ्रैक्शन में क्या देखा जाता है कि ये पार्शली पोलराइज्ड हो जाती है, लेकिन फुली पोलराइज नहीं होती, पार्शली पोलराइज्ड होती है। और अगर इसको हम पार्शली को फुली पोलराइज्ड करना चाहते हैं पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, तो इसे नंबर ऑफ पाइल ऑफ प्लेट्स से गुजारते हैं। कई सारी प्लेट्स लेते हैं और जितनी ज्यादा प्लेटों से उसे गुजारते चले जाते हैं, इसके अंदर पोलराइज की नेचर जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, अगर उनकी संख्या हम m लें और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो प्लेट का, तो जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू m/m प्लस 2μ/1 - म्यू स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर, जहाँ पे m नंबर ऑफ प्लेट्स हैं और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, प्लेट्स का, जो हमारी प्लेट है उनका सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिया गया है। और P का डिग्री ऑफ पोलराइजेशन का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ भी मैंने मेंशन किया है। P का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इक्वल टू IP - IS अपॉन IP + IS, जहाँ IP जो इंटेंसिटी होती है पैरेलल कंपोनेंट की, जो रिफ्लेक्टेड लाइट के पैरेलल कंपोनेंट हैं, और रिफ्रैक्टेड लाइट के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं वो IS इंटेंसिटी उनकी होती है। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन अगर हमारा 1 है तो वो केवल तब होगा जब IS 0 हो, मीन्स पूरी की पूरी कंपोनेंट पूरे पैरेलल हो जाए तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन जो है हमारा 1 हो जाता है। और अगर डिग्री ऑफ पोलराइजेशन हमारा 0 आ रहा है, उसका मतलब होगा कि दोनों कंपोनेंट सेम है, पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर रिफ्रैक्टेड लाइट के सेम है, मीन्स इसमें दोनों कंपोनेंट मिलते हैं, पैरेलल कंपोनेंट भी और परपेंडिकुलर ऐसे कंपोनेंट भी। अगर उनकी संख्या दोनों की बराबर है तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन हमारा 0 होगा। और अगर सारे पैरेलल हो जाते हैं, सारे इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं, कोई भी परपेंडिकुलर नहीं होता, तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन 1 हो जाता है। तो याद रखें, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन का ये फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बोर्ड पर मैंने अलग से स्पेशल मेंशन किया हुआ है, इसको निश्चित तौर से याद रखें। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। कई बार आपको IP और IS दे देगा और आपसे डिग्री ऑफ पोलराइजेशन कैलकुलेट करा लेगा, कई बार m और म्यू देगा, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन कैलकुलेट करा लेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है दोनों याद रखें, महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं दोनों ही। अब चलते हैं हम ब्रूस्टर लॉ की तरफ और ब्रूस्टर लॉ को डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे कि अगर हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है, इधर हमारा एयर है माध्यम और इधर ग्लास है, तो अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से नापते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस P पे जैसे ही हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इस लाइट को, अनपोलराइज्ड लाइट को यहाँ इम्पोज करते हैं ग्लास के ऊपर, तो देखते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। जब ऐसा होता है तो ये एंगल हमारा ब्रूस्टर एंगल कहलाता है। और ये एक्सपेरिमेंट जो किया था वो 1808 में मेलस ने किया था, साइंटिस्ट का नाम है, और ऑनर में इसको कहा जाता है ब्रूस्टर लॉ। ब्रूस्टर के साइंटिस्ट को डेडिकेटेड था ये मेलस का वर्क। तो इसके बाद ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये हमारे इलेक्ट्रिक वेक्टर इसके पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस होते हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे सारे के सारे पैरेलल नहीं होते, इसमें पैरेलल के साथ साथ परपेंडिकुलर की टेंडेंसी होती है। अगर हम इसे नंबर ऑफ पाइल ऑफ प्लेट से गुजारते हैं पहले, और दूसरा एक माध्यम ले लेते हैं, फिर वहां से हम क्या कराएंगे, रिफ्रैक्शन कराएंगे, फिर उसके बाद आगे फर्दर रिफ्रैक्शन कराएंगे,
तो ये तो हमारे इधर वाले जो कंपोनेंट हैं वो तो हमारे कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होते रहेंगे ब्रूस्टर एंगल पे, और ये हमारी जो टेंडेंसी है लगातार वो बढ़ती चली जाएगी, उसमें जो हमारे पैरेलल कंपोनेंट है उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी और परपेंडिकुलर की डिक्रीज होती जाएगी अगर नंबर ऑफ पाइल ऑफ ब्रेक से हम गुजारते हैं। तो ये भी हमें महत्वपूर्ण चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। ब्रूस्टर ने जो हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन है उसमें यह है कि जो हमारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर यहाँ का म्यू ले लें ग्लास का, दिस वन, और एयर का 1 होता ही है, तो जो 10p होता है वो हमारा म्यू के बराबर होता है, जहाँ p क्या कहलाता है, p कहलाता है यहाँ पे पोलराइजिंग एंगल और म्यू कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का। और एयर ग्लास इंटरफेस पे जब एयर से लाइट रे जाएगी और ग्लास पे इम्पोज होगी तो इसका पोलराइजिंग एंगल P जो होता है उसकी वैल्यू 57 डिग्री होती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एयर ग्लास सरफेस के लिए पोलराइजिंग एंगल की वैल्यू होती है 57, और अगर म्यू की वैल्यू 1.732 है मीन्स √3 है, तो यहां से पोलराइजिंग एंगल को ऐसे निकालते हैं tan 60 = √3, तो पोलराइजेशन एंगल P कितना हो जाएगा, 60। काफी बार पूछा जाता है, सीधा सीधा ही आता है क्वेश्चन, कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का या किसी माध्यम का जो यहाँ पे इम्पोज किया गया है वो दे देता है और बताता है कि √3 है या 1.732 है, तो पूछता है, या कई बार 1.414 दे देता है, तो या कई बार 1 दे देता है, मतलब हमें बहुत सारे अलग अलग केसेज में अलग अलग वैल्यू देता है। कई बार √3 का लेने का जो मतलब है 1.732 का वो कुछ इस तरीका का होता है कि यहाँ पे हमें √3 की जो वैल्यू है वो सिंपली पता होती है 1060, तो आसानी से निकल जाता है क्वेश्चन। लेकिन अगर वो वैल्यू कुछ इस तरीका की होती है कि उसका 10 सीधा नहीं पता चलता, तो वहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना थोड़ा भारी पड़ता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि म्यू को हम 10p लिख सकते हैं, म्यू को हम sin p/cos p भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10p को हम लिख सकते हैं sin p/cos p। ये हमने किससे लिया है, ये ब्रूस्टर लॉ है, ब्रूस्टर से लिया गया है, ब्रूस्टर लॉ से लिया है ये एक्सप्रेशन। और दूसरा एक्सप्रेशन हमें पता है वो हम लिख सकते हैं फ्रॉम स्नेल लॉ, तो स्नेल लॉ यूज करें, बताएं मुझे स्नेल लॉ के हिसाब से मैं sin p sin i हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंसी तो है p, sin i p हो गया, और ये sin r, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, कोई बताएगा क्लास में, हाँ जी, म्यू के इक्वल, μ/1, यही तो स्नेल लॉ है, sin p/sin r बराबर μ/1, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा n1 sin i = n2 sin r। तो n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का होगा एयर का, एयर का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, i की जगह पे क्या ले लें p, तो 1 sin p = n2 की जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ क्या ले लें म्यू sin r, तो sin p/sin r यहां से कितना बन गया, sin p/sin r = म्यू, μ/1 मीन्स म्यू। तो जब ये हमारे पास इन दोनों एक्सप्रेशनों की अगर हम कंपेरिजन करें तो म्यू है यहाँ sin p/cos p, और यहाँ देखें तो म्यू है sin p/sin r, तो इन दोनों रिजल्टों को जब हम बराबर कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, sin p/cos p = sin p/sin r, sin p से sin p कैंसिल हो गया, तो cos p = sin r। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, cos π/2 - r,
क्योंकि जब इसको खोलेंगे एक्सप्रेशन को तो लिखेंगे cos पाई बाई 2 cos r प्लस साइन पाई बाई 2 साइन r, तो ये साइन r आ जाएगा। इन दोनों, यहाँ भी cos है यहाँ भी cos है, तो ये हमें रिजल्ट क्या दे रहा है, p की वैल्यू होगी पाई बाई 2 माइनस r। इसका मतलब क्या हुआ, r प्लस p जो हो गया वो हमारा पाई बाई 2 हो गया। r क्या है, कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल। r क्या है, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड एंगल प्लस इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल ही कौन सा एंगल है, पोलराइजिंग एंगल। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल या ये एंगल और इस एंगल का सम पाई बाई 2 होगा। तो ब्रूस्टर एंगल पे क्या होता है कि ब्रूस्टर एंगल के ऊपर रिफ्रैक्टेड रेज जो एंगल बनाती है और जो हमारा पोलराइजिंग एंगल है या हमारा इंसिडेंट एंगल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ये भी याद रखें। अब जैसे हमसे क्या कहे, पी हमसे क्वेश्चन में म्यू दे दे और पूछता है, या हमें पी दे दे आर पूछ ले ब्रूस्टर एंगल के ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं, आर प्लस पी को सीधा पाई बाई 2 लिखें। पी अगर हमें दे रखा है तो आर सिंपल कैलकुलेट कर लें। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, तो यहां जो ब्रूस्टर लॉ है वो सबसे आसान तरीका है अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने का। और अनपोलराइज लाइट बेसिकली है क्या, जिसके इलेक्ट्रिक वेक्टर इनफाइनाइट तो नंबर में हो और लगातार सारी दिशाओं के अंदर रैंडमली फैले हुए हों। आपने देखा होगा डायग्रामों में, देखो ऐसे इस तरीका से, यहां दिखा भी रखा, देखो यहां देखो, तो इसके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं, इस तरीका से जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो हमारे ऐसा है, दिखाने को इन्हें 3-4 में दिखा देते हैं, लेकिन ये 3-4 नहीं होते, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो इनफाइनाइट नंबर में हो और किसी भी पर्टिकुलर दिशा के अंदर कन्फाइंड ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। और अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर कन्फाइंड हो जाए एक पर्टिकुलर दिशा में, उसको कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइजेशन क्या है, इलेक्ट्रिक वेक्टर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइंड होना, वो हमारा पोलराइजेशन कहलाता है। और पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक वेक्टर 2 तरीका से जनरली हम लेके चलते हैं। इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये इस तरीका से, ये हमारे प्लेन ऑफ इंसिडेंस में इस तरीका से इलेक्ट्रिक वेक्टर होंगे और ये परपेंडिकुलर इस तरीका से होंगे। लेकिन ये रिफ्लेक्टिंग लाइट में इलेक्ट्रिक वेक्टर का परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस अचीव करना आसान है। रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिक वेक्टरों को पैरेलल करना, एक पर्टिकुलर दिशा में कन्फाइंड करना मुश्किल है। इसे मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट आते हैं, और अगर हम पैरेलल कंपोनेंटों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ पाइल ऑफ प्लेट्स, डिफरेंट प्लेट्स होती हैं, उन प्लेटों से इसे गुजारना पड़ता है। और उससे क्या होता है कि जो हमारे कंपोनेंट हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो कम होने लगते हैं, पैरेलल कंपोनेंट राइज होने लगते हैं, ज़्यादा होने लगते हैं। और कंप्लीटली जब बहुत सारों से गुजार देते हैं तो उसमें संभावना बन जाती है कि ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं अब वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस हो गए। इसलिए यहाँ डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये मैंने वीडियो में डिस्कस कर दिया है। इस दोनों फॉर्मूलों को याद रखें, ब्रूस्टर एंगल के को याद रखें, और ये भी याद रखें कि आर प्लस पी की जो वैल्यू है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। आर और प्लस पी का जो एंगल है, एक एंगल देता है दूसरा पूछता है, तो उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो आर प्लस पी पाई बाई 2 हमारा ये बन रहा है, तो यहाँ से हम इस चीज़ को देख रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल पाई बाई 2 है, और ये पूरा एंगल हमारा कितना है, पाई का है। तो ये जो वेव है, ये एंगल इनके बीच का कितना हो जाएगा, ये भी पाई बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज है और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज जिधर की तरफ आ रही है, इन दोनों के बीच भी जो एंगल है वो कितना होगा, वो पाई बाई 2 होगा। तो रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं ब्रूस्टर एंगल के ऊपर। तो महत्वपूर्ण है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर रहा था।
तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट की श्रृंखला में मेरी दूसरी वीडियो थी। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आगे जो वीडियो है वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट पर कुछ और भी मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।